सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। Welcome to the Motivational Podcast. ज्ञान के समंदर में गहरे उतरकर मोती तलाशने की कोशिश। आइए, ज्ञान के समंदर में उतरकर मोती तलाशने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि कोई इंसान अपने कंप्यूटर पर एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहा है। वो बेचारा घंटों से काम कर रहा है और अचानक एक गलत बटन दबता है और सब कुछ डिलीट हो जाता है। ओहो, ये तो बहुत बुरा एहसास है। बिल्कुल, उस पल एकदम से दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन फिर दिमाग को याद आता है कि अरे हाँ, कंट्रोल Z है ना। हाँ, अंडू करने का विकल्प। सही कहा, बस एक अंडू बटन दबाया और सब कुछ वापस अपनी जगह पर। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही गलती असल जिंदगी में हो जाए? असल जिंदगी में तो कोई अंडू बटन नहीं होता ना। एकदम सही। हम अक्सर जब कोई फिल्म देखते हैं तो सब कुछ कितना परफेक्ट लगता है। एक सीन में हीरो एकदम सही समय पर अपना डायलॉग बोलता है, पीछे बजने वाला संगीत एकदम सटीक होता है। हाँ, सब कुछ एकदम नापा तौला हुआ। लेकिन पर्दे के पीछे डायरेक्टर ने शायद दसियों बार कट कहा होगा। बिल्कुल, और कई बार रीटेक भी लिया होगा। हाँ, पर असल जिंदगी में हमारे पास ये कट या रीटेक बोलने का कोई विकल्प ही नहीं है। और यही वो बिंदु है जहाँ से हमारी आज की इस गहरी चर्चा की नींव रखी जाती है। मतलब ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सब रोज टकराते हैं। हम सब अपनी जिंदगी की फिल्म के डायरेक्टर भी हैं और मुख्य एक्टर भी। सही बात है। लेकिन इस असल जिंदगी के सेट पर ना, चाहे कोई सीन कितना भी खराब क्यों ना हो जाए, हमें उसी एक टेक के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य भी यही समझना है कि जब जिंदगी में चीजें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती हैं, हाँ, जब हमारा टेक पूरी तरह से बिगड़ जाता है। बिल्कुल, तो उस स्थिति में हार मानकर बैठ जाने के बजाय उन गलतियों को या उन खराब सीन्स को जीवन की कहानी का एक मजबूत हिस्सा कैसे बनाया जाए। तो चलिए इसे एक कहानी के नजरिए से समझते हैं, जो हमारे आज के विषय को ना बहुत ही गहराई से पेश करती है। ये एक चित्रकार की कहानी है। एक ऐसा चित्रकार जो अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन, मतलब सबसे खूबसूरत मास्टरपीस बनाने में जुटा हुआ है। हाँ, और वो एक दो दिन नहीं बल्कि हफ्तों और महीनों तक उस कैनवस के सामने बैठता है। बिल्कुल, अपनी पूरी रूह, अपनी पूरी कला उस तस्वीर में उतार देता है। मतलब हर एक रंग, हर एक लकीर बिल्कुल वैसी है जैसी उसने अपने दिमाग में सोची थी। हाँ, कोई भी बड़ा रचनात्मक काम हो, चाहे वो कोई पेंटिंग हो या कोई नया स्टार्टअप, या कोई इंसान अपना घर ही क्यों ना बना रहा हो। एकदम सही। वो सिर्फ समय नहीं मांगता, वो इंसान का बहुत बड़ा मानसिक और भावनात्मक निवेश मांगता है। हाँ, और उस चित्रकार ने अपना सब कुछ उस एक तस्वीर में झोंक दिया था। उसकी पहचान उस कैनवस से जुड़ चुकी थी ना। बिल्कुल। और फिर वो बहुप्रतीक्षित पल आता है जब तस्वीर पूरी हो जाती है। वो पल जब इंसान को लगता है कि बस अब मेहनत सफल हो गई। हाँ, चित्रकार अपनी उस शानदार रचना को निहारने के लिए थोड़ा पीछे हटता है। ये वो पल होता है जब इंसान अपनी मेहनत के फल को देखकर एक गहरी सांस लेता है और गर्व महसूस करता है। हाँ, एक तरह का सुकून। लेकिन तभी पीछे हटते वक्त उसका पैर वहां रखी एक बाल्टी से टकरा जाता है। ओहो, और उस बाल्टी में गाढ़ा काला रंग भरा हुआ था। ये सुनकर ही अजीब सा लग रहा है। पलक झपकते ही वो सारा का सारा काला रंग उस शानदार पूरी हो चुकी पेंटिंग पर छलक जाता है। मतलब महीनों की मेहनत एक ही पल में खराब। बिल्कुल, वो पूरी की पूरी पेंटिंग एक भद्दे काले धब्बे के नीचे छिप जाती है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। यह जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ना, हाँ। और जिसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, हाँ। वो ये है कि उस पल चित्रकार के दिमाग और शरीर में क्या प्रतिक्रिया हो रही होगी। मतलब एक झटके में दिल का बैठ जाना, पेट में एक अजीब सी ऐंठन होना। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसके मनोविज्ञान को समझें तो ये दुख सिर्फ उस काले रंग के गिरने का या मेहनत के बर्बाद होने का नहीं है। तो फिर असल पीड़ा किस बात की है? क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई ताश का एक बहुत बड़ा और सुंदर महल बनाए। हाँ, एकदम सावधानी से, एक एक पत्ता बड़ी सावधानी से रखे, अपनी सांसें रोककर, और अचानक हवा का एक तेज झोंका आए और सब कुछ तहस नहस कर दे। तो मेरा सवाल यह है कि जब किसी इंसान की इतनी लंबी मेहनत एक सेकंड में बर्बाद हो जाती है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से वो इंसान उस एक पल में पूरी तरह से टूट क्यों जाता है? ऐसा क्या होता है हमारे दिमाग में? हाँ, वही। क्योंकि उस वक्त इंसान को अपनी बेबसी का सबसे खौफनाक एहसास होता है। बेबसी मतलब कुछ न कर पाने की भावना। हाँ, हमारा दिमाग ना एक प्रिडिक्टिव मशीन यानी भविष्य का अनुमान लगाने वाली मशीन की तरह काम करता है। दिमाग ने सोच लिया था कि पेंटिंग पूरी होगी, लोग तारीफ करेंगे, एक सुखद एहसास होगा। हाँ, एक हैप्पी एंडिंग होगी।
बिल्कुल, लेकिन अचानक जब वो काला रंग गिरता है तो दिमाग की वो सारी उम्मीदें एक सेकंड में टूट जाती हैं। तो असली पीड़ा इस बात की है कि अब समय में पीछे जाकर उसे सुधारा नहीं जा सकता। एकदम सही। चित्रकार का दिल इसलिए टूटा क्योंकि उसके पास उस घटना का कोई रीटेक नहीं था। कैनवस पर गिरा हुआ रंग असल में एक ऐसी गलती या दुर्घटना का प्रतीक है जिसे पलटा नहीं जा सकता। हाँ, रीटेक का ना होना, समय का केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ना, यही वो क्रूर सच्चाई है जो इंसान को हताश करती है। ये बात सच में झकझोर देने वाली है ना? मतलब हमें तकलीफ गलती होने की उतनी नहीं होती जितनी उस गलती के स्थायी यानी परमानेंट हो जाने की होती है। बिल्कुल। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी उस चित्रकार की जगह खड़े होते हैं। हाँ, जहाँ हमारा पैर किसी बाल्टी से टकरा जाता है, चाहे वो बिजनेस में लिया गया कोई गलत फैसला हो, कोई टूटता हुआ रिश्ता हो, किसी परीक्षा में मिली असफलता हो या करियर में आई कोई बड़ी गिरावट, और हम उस काले धब्बे को देखकर सोचते हैं कि बस अब सब खत्म हो गया, कहानी यही रुक गई। हाँ, अर्श मान लेते हैं। अच्छा, हम ये मान बैठते हैं कि चूंकि अब इस काले धब्बे को मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए इस कैनवस पर अब आगे कुछ भी अच्छा नहीं बन सकता। हमारा नजरिया उस एक गलती तक सिमट कर रह जाता है। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, और सच कहूँ तो आगे जो होता है वो मुझे थोड़ा हैरान भी करता है और सोचने पे मजबूर भी। हाँ, कहानी का अगला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। अगले दिन वो चित्रकार हार नहीं मानता, वो वापस उस खराब हो चुकी पेंटिंग के सामने जाकर खड़ा होता है, और वो उस काले धब्बे को खुरच कर निकालने या किसी केमिकल से मिटाने की कोशिश नहीं करता है। और यही इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि इंसानी व्यवहार के एक बहुत बड़े सबक की तरह देखना चाहिए। पर यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा और एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। कहना बहुत आसान है कि उसने हार नहीं मानी, लेकिन जब असल जिंदगी में हमारी बरसों की मेहनत पर पानी फिरता है तो इंसान का पहला रिएक्शन रचनात्मक होने का नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, गुस्सा करता है या सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहता है। उस चित्रकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? वो वापस क्यों आया? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, और इसका जवाब उस एक शब्द में छिपा है, पॉज या ठहराव। ठहराव। हाँ, ध्यान दीजिए, चित्रकार उसी रात उस पेंटिंग को ठीक करने नहीं बैठा, वो अगले दिन वापस आया। उसने एक ब्रेक लिया। बिल्कुल। जब कोई दुर्घटना होती है ना, तो हमारे दिमाग का अमिगडाला, जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, वो हावी हो जाता है। अच्छा, वो जो फाइट और फ्लाइट मोड होता है। एकदम सही। इंसान फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। अगर वो उसी रात उस रंग को मिटाने की कोशिश करता, तो वो गुस्से में शायद कैनवस ही फाड़ देता। हाँ, ये तो है। लेकिन एक रात के ठहराव ने उसके दिमाग को उस शुरुआती सदमे से बाहर निकलने का मौका दिया। तो अगले दिन जब वो वापस आया तो उसका नजरिया बदल चुका था। हाँ, उसने देखा कि रंग तो सूख चुका है, अब इसे खुरचने से कैनवस ही बर्बाद होगा। तो मतलब मिटाने की कोशिश करना असल में खुद को और ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। बिल्कुल। हम जिंदगी में भी यही करते हैं। हम अपने अतीत की गलतियों को खुरच कर मिटाना चाहते हैं, और इस चक्कर में हम अपने वर्तमान और भविष्य को लहूलुहान कर देते हैं। बहुत गहरी बात कही आपने। चित्रकार ने ये समझ लिया कि जो हो गया सो हो गया, ये एक तथ्य है, अब इसे स्वीकार करना होगा। हाँ। और यही वो बिंदु आता है जहां वो अपनी तुलिका उठाता है और उस फैले हुए काले भद्दे रंग को एक खूबसूरत से बादल का आकार दे देता है। ये सच में कमाल का रचनात्मक बदलाव है ना? वो उस धब्बे को अपनी कला का हिस्सा बना लेता है, और फिर उस काले बादल के नीचे वो गिरती हुई बारिश की कुछ बूंदें उकेर देता है। जब वो पेंटिंग पूरी होती है तो वो पहले से कहीं ज्यादा गहरी, अर्थपूर्ण और सुंदर लग रही होती है। जो एक गलती थी, वो अब एक नई रचना में बदल चुकी थी। बिल्कुल। उसने रंग को साफ नहीं किया, उसने उसे एडिट कर दिया। और ऐसी तकनीकी रूप से इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहा जाता है। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग? हाँ, इसका मतलब है किसी घटना को देखने का नजरिया बदल देना। एडिट करने का मतलब ये नहीं है कि हम दिखावा करें कि गलती हुई ही नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उस गलती को किसी और चीज के पीछे छिपा दें। तो फिर एडिट करना असल में क्या है? एडिट करने का मतलब है कि उस गलती को, उस काले धब्बे को अपनी वर्तमान कहानी का एक महत्वपूर्ण और जरूरी अध्याय बना लेना। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे कैसे लागू किया जाए? हाँ, ये एक जायज सवाल है। मतलब अगर किसी का बहुत बड़ा बिजनेस डूब गया हो, जो उसकी बरसों की मेहनत थी, तो वो इंसान उस बैंक्रप्सी या दिवालियेपन का बादल कैसे बनाएगा?
ये बहुत ही व्यवहारिक चुनौती है। बिल्कुल बिजनेस डूबना एक बहुत बड़ा काला धब्बा है। बिल्कुल। अगर वो इंसान सिर्फ उस नुकसान के बारे में सोचेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, वो उसी में अटका रहेगा। लेकिन एडिट करने का मतलब है कि वो इस बात को स्वीकार करे कि हाँ, मेरा बिजनेस डूब गया, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन इस प्रक्रिया में मैंने मार्केटिंग सीखी, मैंने लोगों को पहचानना सीखा, मैंने ये सीखा कि कौन सी रणनीतियां काम नहीं करती। अरे वाह, मतलब उसने अपनी हार से सीख निकाल ली। बिल्कुल। अब वो इंसान जब अपना अगला काम शुरू करेगा तो वो शून्य से शुरुआत नहीं कर रहा है, वो अनुभव के साथ शुरुआत कर एकदम रहा है। सही। वो दिवालियापन अब उसकी असफलता नहीं है, बल्कि उसके अगले सफल बिजनेस की नींव है। उसने उस काले धब्बे को एक ऐसे बादल में बदल दिया है जिससे अब अनुभव की बारिश हो रही है। ये एक बहुत ही सशक्त नजरिया है, मैं कहूँगा। हाँ, इसका मतलब है कि हम अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन उस अतीत के अर्थ को बदल सकते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, हम उस पर एक नया पर्सपेक्टिव पेंट कर सकते हैं। ये विचार कितना आजाद करने वाला है कि हमें अपनी गलतियों को एक बोझ की तरह ढोने की जरूरत नहीं है। हाँ, बल्कि हम उन्हें अपनी आने वाली कहानी का कच्चा माल मतलब एक रॉ मटेरियल बना सकते हैं। और यही बात ना हमें एक और बहुत बड़े भ्रम से बाहर निकालती है, और वो है परफेक्शन का भ्रम। हाँ, हमारी आज की चर्चा का ये अगला पड़ाव बहुत दिलचस्प है। परफेक्ट शॉट बनाम रियल शॉट। बिल्कुल। फिल्म में हमेशा परफेक्ट शॉट चाहिए होता है, लेकिन असल जिंदगी में रियल शॉट ही मायने रखता है। लेकिन सवाल ये है कि आज के दौर में जहाँ सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी का सिर्फ परफेक्ट हिस्सा ही दिखा रहा है, इंसान इस परफेक्शन के दबाव से कैसे बचे? ये आज की बहुत बड़ी समस्या है ना? जब चारों तरफ लोग अपनी शानदार पेंटिंग्स दिखा रहे हो, तो अपनी पेंटिंग के काले धब्बे को स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि परफेक्शन असल में एक तरह का ठहराव है, एक डेड एंड है। ठहराव कैसे? सोचिए, अगर उस चित्रकार की पेंटिंग वैसी ही रहती जैसी उसने पहली बार बनाई थी, हाँ, तो वो सिर्फ एक सुंदर पेंटिंग होती। हाँ, बस एक अच्छी सी तस्वीर। उसे देखकर लोग कहते, वाह क्या नजारा है। लेकिन जब उसमें वो काला बादल जुड़ गया, बारिश जुड़ गई, तो वो पेंटिंग अर्थपूर्ण हो गई। उसमें एक गहराई आ गई, एक कहानी आ गई। बिल्कुल। अब जो भी उसे देखेगा वो उसमें एक संघर्ष देखेगा। इसी तरह इंसानों के रूप में हमारी गहराई, हमारी समझ और हमारी करुणा अक्सर हमारे उन संघर्षों और काले धब्बों से ही आती है। ये तो बहुत सच बात है। जिन लोगों की जिंदगी में कोई उथल पुथल नहीं होती, उनकी कहानी अक्सर बहुत सपाट होती है। परेशानी और गलतियां ही इंसान के चरित्र का निर्माण करती हैं। लेकिन फिर भी क्या ये इंसानी फितरत नहीं है कि हम उसी एक खराब सीन या गलती पर अटक कर रह जाते हैं? हाँ, ये तो है। इंसान के लिए अतीत के उस एक काले धब्बे से नजरें हटाकर अगले सीन पर फोकस करना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये इसलिए मुश्किल होता है ना, क्योंकि हमारा दिमाग प्राकृतिक रूप से नेगेटिविटी बायस के साथ डिजाइन किया गया है। नेगेटिविटी बायस? हाँ, विकासवाद या इवोल्यूशन के दौरान इंसानी दिमाग ने खतरों और गलतियों को ज्यादा याद रखना सीखा ताकि वो जिंदा रह सके। अच्छा, मतलब सर्वाइवल के लिए? बिल्कुल। अगर कोई आदि मानव किसी लाल फल को खाकर बीमार पड़ा था, तो उसके दिमाग ने उस गलती को बहुत गहराई से दर्ज कर लिया ताकि वो दोबारा वैसी गलती ना करे। समझ रहा हूँ। आज हमारे सामने जंगल के खतरे नहीं हैं, लेकिन हमारा दिमाग आज भी किसी भी गलती को एक जीवन मरण के खतरे की तरह देखता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही तार्किक बात है। जब हमारा कोई सीन खराब होता है तो हमारा दिमाग एक अलार्म बजाने लगता है और हम बार बार उस घटना को अपने दिमाग में प्ले करते हैं। हाँ, हम सोचते रहते हैं कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। एकदम सही। हम काश के जाल में फंस जाते हैं। काश मैंने वो बात ना कही होती, काश मैं वहाँ ना गया होता। तो फिर इस नेगेटिविटी बायस की कैद से बाहर कैसे निकला जाए? कैसे तय किया जाए कि अब इस सीन को यहीं छोड़ना है और अगले सीन को दमदार बनाना है? इस कैद से बाहर निकलने का सबसे पहला कदम ये गहराई से स्वीकार करना है कि रीटेक असंभव है। रीटेक हो ही नहीं सकता। हाँ, जब तक इंसान ये सोचता रहता है कि किसी चमत्कार से अतीत बदल जाएगा, वो उसी खराब सीन में अटका रहता है। लेकिन जैसे ही ये बात समझ में आ जाती है कि समय की सुई उल्टी नहीं घूमेगी, वैसे ही एक आजादी का एहसास होता है। मतलब एक बोझ उतर जाता है। बिल्कुल। हम समझ जाते हैं कि कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां गलती हुई है। हाँ। अगर किसी फिल्म में एक सीन खराब हो जाए और डायरेक्टर वहीं कैमरा बंद कर दे तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। जाहिर सी बात है, कोई नहीं देखेगा। अगर डायरेक्टर सोचे कि ठीक है, ये सीन बिगड़ गया,
लेकिन अब मैं क्लाइमैक्स को इतना बेहतरीन बनाऊंगा कि लोग इस खराब सीन को भूल जाएंगे। तो कहानी का रुख ही मुड़ जाता है। बिल्कुल, हमें अपने जीवन की कहानी का सिर्फ एक पैसिव किरदार बनकर नहीं रहना है जिसके साथ चीजें बस हो रही हैं। हाँ, हमें उस कहानी का एक्टिव लेखक और डायरेक्टर बनना होगा। एकदम सही, जो ये तय करता है कि इस दुर्घटना के बाद आगे का रास्ता क्या होगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और मजबूत विचार है। मतलब अगर कोई गलती हो गई है तो वहीं बैठकर रोने के बजाय अपनी पूरी ऊर्जा इस बात पे लगा देनी चाहिए कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। हाँ, जो इस पूरी घटना का अर्थ ही बदल दे। बिल्कुल, हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि हमारी कहानी की किताब में कुछ पन्ने ऐसे जरूर होंगे जहाँ स्याही फैली हुई होगी, जहाँ शब्द कटे पिटे होंगे, और ये बिल्कुल सामान्य है। वही तो रियल शॉट है। बिल्कुल, और इस बात को समझने के बाद हम एक ऐसे मुकाम पर पहुँचते हैं जहाँ हमें दूसरों की राय या समाज के फैसलों का डर नहीं सताता। हाँ, और इस चर्चा को समेटते हुए हम उस विचार पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा सुकून देने वाला है। वो क्या? कि जिंदगी कोई फिल्म नहीं है जिसे पास करने के लिए किसी सेंसर बोर्ड की जरूरत हो। अरे वाह! या जिसे फ्लॉप या हिट घोषित किया जा सके। ये बहुत ही जरूरी बात है। हम अक्सर अपने आसपास के समाज को, अपने रिश्तेदारों को या अपने सहकर्मियों को एक सेंसर बोर्ड का दर्जा दे देते हैं। हाँ, हमें लगता है कि हमारी जिंदगी की कहानी को उनकी मंजूरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, अगर हमने कोई गलती कर दी या हम किसी पैमाने पर खरे नहीं उतरे तो हमें खौफ सताने लगता है कि ये तथाकथित सेंसर बोर्ड हमारी फिल्म को फ्लॉप घोषित कर देगा। हाँ, और इसी डर के कारण कई लोग कोई नया रिस्क नहीं लेते, कोई नया रंग कैनवस पर नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि रंग छलक ना जाए। एकदम सही कहा आपने। लेकिन असलियत में ये जीवन कोई प्रतियोगिता या बॉक्स ऑफिस की जंग नहीं है। ये एक सफर है। यहाँ पास या फेल जैसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही पैमाना है और वो है सीख। हाँ, अगर कोई इंसान गिरकर कुछ सीख गया तो वो गिरना भी उसकी तरक्की का ही एक हिस्सा बन गया। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। असली सफलता इस बात में बिल्कुल नहीं है कि किसी ने बिना कोई गलती किए, बिना कोई रंग गिराए अपना कैनवस पूरा कर लिया। ऐसी जिंदगी तो शायद बहुत नीरस होगी। बिल्कुल, असली सफलता तो इस बात में है कि किसी ने अपनी गलतियों को, उन अनचाहे काले धब्बों को कितनी रचनात्मकता और खूबसूरती के साथ अपनी जीवन रूपी पेंटिंग का हिस्सा बना लिया। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। जब इंसान अपनी कमजोरियों से सीखता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, तो वो न सिर्फ अपने अतीत को एडिट कर रहा होता है, हाँ, बल्कि वो अपने भविष्य के लिए खुद को एक बेहतर और परिपक्व इंसान के रूप में अपग्रेड कर रहा होता है। तो आज की इस पूरी गहरी चर्चा से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो यही है कि हमें कट या रीटेक की झूठी उम्मीद को छोड़ना होगा। बिल्कुल छोड़ना होगा। और एडिट करने की कला में महारत हासिल करनी होगी। हमें अपने जीवन के कैनवस पर गिरे हुए हर काले रंग को एक बोझ के बजाय एक नए अवसर के नजरिए से देखना होगा। हाँ, ये मानना होगा कि हर गलती के बाद कहानी का अगला सीन अभी भी हमारे ही हाथ में है। बिल्कुल। और ये भी याद रखना होगा कि एक अच्छी कहानी वो नहीं होती जिसमें कोई परेशानी ना हो, बल्कि एक अच्छी कहानी वो होती है जिसमें किरदार अपनी परेशानियों से लड़कर कुछ नया रचता है। एकदम सही। और अब इस शानदार चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस पूरी कहानी की भावनाओं को एक कदम और आगे ले जाता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। जरा सोचिए, अगर हमारी हर गलती, हमारा हर खराब फैसला, हमारी हर असफलता सिर्फ एक काला रंग है जो एक खूबसूरत बादल बनने का इंतजार कर रहा है, तो क्या इस दुनिया की सबसे महान, सबसे अनुभवी और सबसे खूबसूरत पेंटिंग्स यानी इंसान वो ही नहीं होंगे जिनके कैनवस पर सबसे ज्यादा रंग बिखरे हों? बहुत गहरी बात है ये। जिनके जीवन में सबसे ज्यादा गलतियां हुई हों और जिन्होंने उन सबको अपनी कहानी में बड़ी समझदारी से पिरो लिया हो। क्या होगा अगर हमारा समाज यानी हमारा अपना वो सेंसर बोर्ड लोगों की सिर्फ खूबियों और सफलताओं की ही नहीं बल्कि उनके संघर्षों, उनके काले धब्बों और उनकी गलतियों का भी जश्न मनाने लगे? क्या बात है। क्योंकि शायद बिना उन काले बादलों के जीवन में करुणा, समझ और अनुभव की बारिश कभी हो ही नहीं सकती। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और अपनी कहानी को एडिट करते रहिए।